नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 14 मई। 14 मई से संबंधित जितनी भी करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो 14 मई से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश की पहली FIR आपके द्वार योजना शुरू की है? तो ये देश की पहली FIR आपके द्वार योजना है, ये शुरू की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। इस योजना का नाम है FIR आपके द्वार। इस योजना का नाम है FIR आपके द्वार। और इस योजना के माध्यम से होगा क्या, जैसे कुछ भी हो जाता है, किसी से दंगा या फसाद हो जाता है, तो उस स्थिति में फ़ोन की सहायता से आप अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं, या फिर आप 100 नंबर पर डायल करके 100 नंबर की जो पुलिस है वो आपके घर तक आएगी और घर पे आके FIR दर्ज करेगी। तो ये FIR आपके द्वार योजना जिसकी शुरुआत की है मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने। बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं लालजी टंडन और मुख्य न्यायाधीश हैं मध्य प्रदेश के अजय कुमार मित्तल। अगर बात करें मध्य प्रदेश के पॉइंटों से, तो अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने राज्य में जो कारखाने हैं उसमें जो कार्य करने की अवधि थी 8 घंटों की, वो 8 घंटों से बढ़ाकर कर दी है। अब कितने? 12 घंटों की। उसके बाद सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर अभी रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर है वो मध्य प्रदेश में ही है। कल शायद मैंने सबसे कम बता दिया था, तो वो क्वेश्चन सही कर लेना। जो सबसे कम शिशु मृत्यु दर है वो तो है नागालैंड की, और सबसे अधिक जो शिशु मृत्यु दर है वो है मध्य प्रदेश की। मैंने जस्ट उल्टा बता दिया था। उसके बाद मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की दोबारा शुरुआत की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। और अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने जो कोरोना वायरस चल रहा है, इसमें कोरोना वायरस तथा लॉकडाउन के चलते हुए जो भी राज्य के जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं उनके लिए कर्मवीर पदक से भी सम्मानित करने की घोषणा की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। संजीवनी वाहन का भी विकास किया है मध्य प्रदेश द्वारा। और मिड डे मील जो राशन योजना है, मिड डे मील राशन की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। एक योजना और आई थी, उस योजना का नाम था संकल्प योजना, जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है उमरिया जिला। तो उमरिया जिले ने ये संकल्प योजना चलाई थी। और इस योजना में था क्या, तो बुजुर्गों की 24 आवर सहायता से संबंधित था। उसके बाद जीवन अमृत योजना की भी शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा की गई थी, जिसमें जीवन अमृत योजना में क्या था, तो नागरिकों का जो इम्यूनिटी जो सिस्टम है उसको बेहतर बनाने के लिए त्रिकुट चूर्ण के पैकेट का वितरण किया गया है। उसके बाद जीवन शक्ति योजना, इसकी भी शुरुआत मध्य प्रदेश ने की है, जिसमें कि जो भी महिलाएं हैं, महिलाएं मास्क का निर्माण करेंगी और उन मास्क के बदले, एक मास्क के बदले उनके लिए 11 रुपये दिया जाएगा। उसके बाद योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत किसने की है, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने की है। और मध्य प्रदेश की जो सरकार है, मतलब कि मध्य प्रदेश की सरकार ने कोरोना मरीजों को 10,000 रुपये देने की भी घोषणा की है। उसके बाद बात करें तो एक मध्य प्रदेश में एक रेलवे जोन का मुख्यालय है जिसका नाम है पश्चिम मध्य रेलवे। इसका मुख्यालय कहाँ लगता है, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में लगता है। तो पश्चिम मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय जबलपुर है, उसने कोरोना संक्रमण के लिए एक चरक नाम से, किस नाम से, तो उसका नाम है चरक नाम से एक मोबाइल डॉक्टर बूथ लॉन्च भी किया है। उसके बाद लॉकडाउन के चलते हुए शिक्षा को प्रसारित करने के लिए जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश ने अभी रेडियो स्कूल कार्यक्रम भी शुरू किया है। उसके बाद ड्रोन के माध्यम से पूरे शहर को सैनिटाइज करने वाला देश का पहला शहर बना है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। उसके बाद बात करें तो अभी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की भावना देहरिया, इनके द्वारा ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट कॉस्यूस को, उस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी भी की गई है। उसके बाद बात करें मध्य प्रदेश से, तो नमस्ते और अच्छा महोत्सव का भी आयोजन निवाड़ी जिला मध्य प्रदेश में किया गया था। मिर्च महोत्सव का भी आयोजन कहाँ किया गया, तो वो खरगोन जिला है मध्य प्रदेश में। उसको आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत राज्य के बाहर इलाज करने वाले व्यक्तियों की सूची में जो पहले राज्य पर रहा है वो मध्य प्रदेश रहा है। यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। उसके बाद 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला गांव मध्य प्रदेश का गांव है, जिसका नाम है बांचा गांव, जो कि बैतूल जिले में पड़ता है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 दिवसीय वानिकी सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय जल सम्मेलन का भी आयोजन भोपाल में किया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में 2018 में जो सबसे ज़्यादा लापता बच्चों की अधिकतम संख्या दर्ज की गई थी वो मध्य प्रदेश में दर्ज की गई थी। और 2018 में बात करें सबसे ज़्यादा लापता महिलाओं की जो संख्या दर्ज की गई थी वो करी गई थी महाराष्ट्र में। उसके बाद मध्य प्रदेश के किशोर सम्मान था, तो मध्य प्रदेश के किशोर सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया गया है, तो वहीदा रहमान के लिए सम्मानित किया गया है। और ये जो 2018 का किशोर सम्मान है, ये हालांकि 2019 में मिलने वाला था वहीदा रहमान के लिए, लेकिन 2019 में वहीदा रहमान की तबीयत खराब होने के कारण 2018 का जो किशोर सम्मान है वो 2020 में दिया गया है वहीदा रहमान के लिए। उसके बाद बात करें तो मध्य प्रदेश जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू करने में
लागू करने में शीर्ष स्थान पर है। और 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव का भी आयोजन मध्य प्रदेश में ही किया गया था। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है अमरकंटक। उसके बाद पहला ई कचरा क्लिनिक की भी स्थापना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में की गई है। तो ये सब पॉइंट आपके मध्य प्रदेश से थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है? तो इस पुरस्कार का नाम है स्काई ट्रैक्स और ये पुरस्कार जीता है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने, जो कि बेंगलोर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और ये पुरस्कार इस हवाई अड्डे ने क्यों जीता है? तो भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार दिया गया है। अगर बात करें केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की, जो कि बेंगलुरु में स्थित है, तो इसके लिए ही कुछ समय पहले समानांतर रनवे वाला देश का पहला हवाई अड्डा भी बना था। कौन सा? तो ये केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये 2 क्वेश्चन है। ये तो अभी लेटेस्ट का नहीं है, ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन मैंने यहाँ नोट कर दिया है कि देश का पहला समानांतर रनवे वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन है? तो वो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और इसी हवाई अड्डे ने अब भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स का पुरस्कार भी जीत लिया है। तो किसने? तो बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे ने। हाँ, बेंगलुरु से एक क्वेश्चन और है, लेकिन मैंने यहाँ नोट करना भूल गया हूँ, लेकिन मैं यहाँ आपके लिए समझा दे रहा हूँ। श्वसन स्वास्थ्य, जो श्वसन के संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं, तो श्वसन स्वास्थ्य की जाँच करने की आवश्यकता जो होती है, तो उसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए बेंगलुरु में प्राण वायु कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। कहाँ पे? तो ये बेंगलुरु में ही की गई है। प्राण वायु कार्यक्रम की शुरुआत बेंगलुरु में की गई है। क्या, किस पर्पज से? तो श्वसन स्वास्थ्य की जांच करने की आवश्यकता की जागरूकता को बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने स्वस्थ वायु नाम से नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेटर का निर्माण किया है? तो ये नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेटर है जिसका नाम है स्वस्थ वायु। इसका निर्माण किया है CSIR ने। CSIR मतलब कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसी के द्वारा स्वास्थ्य वायु नाम से एक इन्वेंसिव वेंटिलेटर का निर्माण किया गया है। अगर बात करें कुछ अन्य वेंटिलेटरों की, तो कुछ समय पहले जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कपूरथला है, उसके द्वारा जीवन नाम से वेंटिलेटर का निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद अगर बात करें IIT हैदराबाद की, तो IIT हैदराबाद ने जीवन लाइट नाम का एक वेंटिलेटर का विकास किया था। उसके बाद बात करें IISc बेंगलुरु की, मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये बेंगलुरु का एक संस्थान है। इसके द्वारा प्रोजेक्ट प्राण के तहत एक वेंटिलेटर का भी निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद बात करें IIT रुड़की की, तो IIT रुड़की ने प्राणवायु नाम से वेंटिलेटर का विकास किया था। और नासा ने, जो कि अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है, इसने बाइटल नाम से वेंटिलेटर का विकास किया है। और IIT बॉम्बे ने एक रूहदार नाम से वेंटिलेटर का विकास किया है। इसके लिए उसने NIT जम्मू और IUST पुलवामा की सहायता से किया है। तो ये इतने क्वेश्चन हैं, सब वेंटिलेटर संबंधित हैं। एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ। जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है कपूरथला, इसने जीवन नाम से एक वेंटिलेटर बनाया है। उसके बाद IIT हैदराबाद ने जीवन लाइट नाम से बनाया है। IISc बेंगलुरु ने प्रोजेक्ट प्राण के तहत वेंटिलेटर का विकास किया है। IIT रुड़की ने प्राणवायु नाम से वेंटिलेटर बनाया है। नासा ने बाइटल नाम से वेंटिलेटर बनाया है। उसके बाद IIT बॉम्बे ने रूहदार नाम से वेंटिलेटर बनाया है, जिसके में और रूहदार नामक वेंटिलेटर बनाने के लिए NIT जम्मू और IUST पुलवामा की सहायता से बना है। अगर बात करें यहाँ CSIR की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। स्थापना हुई थी 1942 में। संस्थापक थे CSIR के शांति स्वरूप भटनागर। इनके नाम पे भटनागर पुरस्कार भी दिया जाता है। और महानिदेशक हैं CSIR के शेखर C मांडे और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। अगर बात करें CSIR से, तो कुछ समय पहले फेलुदा नाम से एक कम लागत वाली COVID-19 टेस्ट किट का भी विकास किया गया था CSIR के द्वारा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में भरोसा नामक हेल्पलाइन किसने लॉन्च की है? तो ये भरोसा नामक एक हेल्पलाइन है जो कि लॉन्च की है रमेश पोखरियाल निशंक ने। और ये ओनली फॉर उड़ीसा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए है। मतलब कि लॉकडाउन के चलते हुए जो भी उड़ीसा विश्वविद्यालय, जो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उड़ीसा के, तो वहाँ के जो छात्र हैं, तो अपनी स्टडी से संबंधित वो अगर कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो वो इस हेल्पलाइन के माध्यम से ले सकते हैं। तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। और ये केवल केंद्रीय उड़ीसा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए अप्लाई होगा, जिसका नाम है भरोसा नामक हेल्पलाइन, और जो कि लॉन्च की गई है रमेश पोखरियाल निशंक। अगर बात करें रमेश पोखरियाल निशंक, तो ये वर्तमान समय में कौन है? तो वर्तमान समय में केंद्रीय मानव
विकास व संसाधन मंत्री हैं। अगर बात करें केंद्रीय मानव व विकास संसाधन मंत्रालय की, तो अभी कुछ पहले चलाई गई हैं रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। तो मैं एक बार दो उनका बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो अभी कुछ समय पहले माई बुक माई फ्रेंड नाम से एक अभियान चलाया था केंद्रीय मानव विकास संसाधन मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान, ये भी HRD मिनिस्टर द्वारा चलाया गया है। उसके बाद एक ऑनलाइन मेगा चैलेंज था जिसका नाम था समाधान, ये भी MHRD मिनिस्ट्री द्वारा चलाया गया है। उसके बाद जो MHRD मिनिस्ट्री है, मतलब कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तो इसी के द्वारा डिजी लॉकर को राष्ट्रीय डिपॉजिटरी भी घोषित किया गया था। और आई गॉट नाम से एक पोर्टल भी चलाया था। किसने? तो MHRD मिनिस्टर के द्वारा चलाया गया था ये। उसके बाद एक युक्ति पोर्टल भी चलाया गया था कोविड-19 से संबंधित जानकारी के लिए केंद्रीय मानव विकास संसाधन मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद विद्या दान 2.0 कार्यक्रम भी किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री अथवा MHRD मिनिस्टर के द्वारा चलाया गया है। तो इतने सारे क्वेश्चन अभी वर्तमान समय में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से रिलेटेड थे, जो कि मैंने आपके लिए बता दिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के उपग्रह मीरकैट ने PRS 201455 आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता वाली इमेज खींची है, मतलब कि कैप्चर की है? तो ये उपग्रह मीरकैट है जिसने की जो आकाशगंगा है PRS 2014-55, ये आकाशगंगा है, इसकी हाई क्वालिटी की एक इमेज कैप्चर की है। तो ये उपग्रह है मीरकैट दक्षिण अफ्रीका का। बात करें अगर दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रेटोरिया, जो कि यहाँ की एग्जीक्यूटिव ऑफ राजधानी है, क्योंकि जो कि दक्षिण अफ्रीका है इसकी 3 राजधानियाँ हैं। दूसरी है ब्लूम फाउंटेन, जो कि जुडिशियल राजधानी है, जिसके लिए न्यायिक राजधानी बोलते हैं। केप टाउन, ये लेजिस्लेटिव राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की। मुद्दा है दक्षिण अफ्रीका की लैंड, और राष्ट्रपति हैं दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रैमफोसा। और अभी दक्षिण अफ्रीका 2 इवेंट में, मतलब कि 2 कारणों से चर्चा में रहा है। तो वो 2 कारण हैं। तो अभी दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के स्थायी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए थे ग्रीम स्मिथ, तो एक इस कारण से दक्षिण अफ्रीका चर्चा में था। और दूसरा मेन कारण है दक्षिण अफ्रीका के जो सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनका नाम था डेनिस गोल्डबर्ग, इनका निधन हो गया है। और ये कौन थे? तो ये सामाजिक कार्यकर्ता थे जो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद जो आंदोलन चलाया गया था नेल्सन मंडेला के द्वारा, तो ये उस आंदोलन में नेल्सन मंडेला के सहयोगी भी थे। और इन्होंने अपने जीवन के 22 वर्ष जेलों में काटे थे। तो ये दोनों क्वेश्चन दक्षिण अफ्रीका से थे। एक दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के स्थायी निदेशक ग्रीम स्मिथ, और दक्षिण अफ्रीका के सामाजिक कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा अपने सरकारी स्कूलों में दूरदर्शन के माध्यम से ऑनलाइन कक्षा शुरू की हैं? तो किस राज्य के द्वारा ये दूरदर्शन के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई हैं? तो ये शुरू की गई हैं झारखंड राज्य के द्वारा। तो झारखंड राज्य ने अपने राज्य के जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की हैं दूरदर्शन के माध्यम से। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के चलते हुए जितनी भी संस्थाएं हैं, स्कूल हैं, वो अभी बंद चले हैं। तो उन्हीं के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा विभिन्न पहलें चलाई जा रही हैं शिक्षा को प्रचारित करने के लिए, ताकि बीच में शिक्षा जो है, जो स्टूडेंट की शिक्षा है, वो बाधित ना हो। तो इसी के द्वारा ये ऑनलाइन कार्यक्रम चलाया जा रहा है झारखंड राज्य के द्वारा। अगर बात करें झारखंड की, तो झारखंड की राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, और झारखंड का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं डॉक्टर रवि रंजन। बात करें अगर झारखंड से, तो अभी पान मसालों पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया गया था झारखंड राज्य की सरकार के द्वारा। उसके बाद झारखंड राज्य की सरकार ने 3 योजनाएं चलाई थी। पहली योजना जो थी बिरसा हरित ग्राम योजना, जो कि ग्रामीण वृक्षारोपण से संबंधित थी। दूसरी थी नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, जो कि जल भंडारण से संबंधित थी। तीसरी थी वीर शहीद हो खेल विकास योजना, जो कि खेल के मैदान निर्माण से संबंधित थी। ये 3 योजनाएं लॉन्च की हैं झारखंड राज्य की सरकार ने। उसके बाद लॉकडाउन के बीच विशेष श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से अपने प्रवासी मजदूरों को अपने राज्य में वापस लाने वाला देश का पहला राज्य झारखंड ही पड़ा है। और पहली ट्रेन जो कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये लिंगमपल्ली, जो कि तेलंगाना में पड़ती है, से हटिया, जो कि झारखंड में पड़ता है, उसके बीच चलाई गई थी। उसके बाद खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी देने के लिए झारखंड राज्य ने झारखंड बाजार ऐप भी लॉन्च किया है। झारखंड बाजार ऐप नाम है इसका। उसके बाद बात करें तो मुख्यमंत्री दीदी रसोई योजना की शुरुआत भी किसने की है? तो ये झारखंड राज्य की सरकार के द्वारा की गई है। और लॉकडाउन के चलते हुए ई पास प्राप्त करने हेतु एक ऐप भी चलाया है जिसका नाम है प्रज्ञाम ऐप, जो कि चलाया गया है झारखंड राज्य के ही
द्वारा। उसके बाद ग्रीन पीस इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंतर्गत जो सबसे प्रदूषित शहर था वो घोषित किया गया था झरिया, जो कि पड़ता है झारखंड राज्य में। उसके बाद बात करें तो झारखंड से एक विधानसभा सीट है जिसका नाम है गोड्डा। इस गोड्डा विधानसभा सीट से विधायक हैं अमित मंडल। हर बार मैं आपके लिए ये क्वेश्चन रिपीट कराता हूँ। तो अमित मंडल के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा आदर्श विधायक सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। उसके बाद सरकार आपके द्वार तक नामक पहल की भी शुरुआत किसने की थी? तो ये झारखंड राज्य के द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस पैरा एथलीट ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये दीपा मलिक ने संन्यास लेने की घोषणा की है। और ये दीपा मलिक कौन थी? तो ये पैरा एथलीट हैं जो कि हरियाणा से बिलोंग करती हैं। अब इन्होंने ये संन्यास लेने की घोषणा क्यों की है? तो संन्यास लेने की घोषणा इसलिए क्यों की है? इसलिए की है क्योंकि एक तो ये पैरा एथलीट है, मतलब कि एथलीट हैं, और दूसरी बात ये भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष भी हैं। तो ये सक्रिय रूप से पैरा एथलीट नहीं हो सकते हैं, और दूसरी बात ये भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष भी नहीं हो सकती। मतलब कि इन दोनों में जिसके लिए इनके लिए एक चीज़ से त्यागपत्र देना था या फिर संन्यास लेना था। तो हालांकि अब इन्होंने पैरा एथलीट से संन्यास ले लिया है, मतलब कि अब ये गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और ये भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष अब ये बनी रहेंगी। तो यही लॉजिक था जिन्होंने, इसीलिए इन्होंने दीपा मलिक ने अभी संन्यास लिया है। क्योंकि अगर ये भारतीय पैरालंपिक जो समिति है इसकी अध्यक्ष बनने के लिए इनके लिए पैरा एथलीट से संन्यास लेना पड़ता। अगर ये पैरा एथलीट बनी रहती तो इनके लिए भारतीय पैरालंपिक समिति की जो अध्यक्ष का पद था उसके पद से इन्हें इस्तीफा देना पड़ता, जिसके चलते हुए इन्होंने समिति की अध्यक्ष तो बने रहेंगे, लेकिन ये पैरा एथलीट से इन्होंने संन्यास ले लिया। अगर बात करें दीपा मलिक की, तो 2019 में इनके लिए बजरंग पुनिया के साथ में राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त किया था दीपा मलिक ने, और राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाली पहली पैरा एथलीट भी बनी थी। कौन? दीपा मलिक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता फाइट चेस नेशन कप जीता है? तो ये ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता है, ये जीती है चीन ने। अगर बात करें तो ये जो ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता है, तो इसका नाम मैंने यहाँ लिख दिया है, मैंने शॉर्ट में लिखा है नाम। अगर पूरा नाम लिखो तो लिख लेना। इसके लिए इसका पूरा नाम है FightChess.com ऑनलाइन कप। तो FightChess.com ऑनलाइन कप, जो कि शतरंज का एक ऑनलाइन गेम है, ये जीत लिया है चाइना ने, और चाइना ने हराया है USA को। अगर बात करें चाइना की, और इस जो कप में भारत का जो स्थान रहा था वो रहा था 5वां। अगर बात करें चाइना की, तो चाइना की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनमिनबी या फिर युआन, और राष्ट्रपति हैं चाइना के शी जिनपिंग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा चैंपियंस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ये चैंपियंस नाम से एक पोर्टल चलाया है, और ये लॉन्च किया है सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय ने, मतलब कि MSME मिनिस्ट्री के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है चैंपियंस। अगर बात करें MSME या फिर सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय की, तो इसके मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी हैं। और इस पोर्टल के माध्यम से जो छोटे उद्योग होते हैं, मतलब कि सूक्ष्म वर्ग, लघु वर्ग तथा मध्यम वर्ग के जो उद्योग होते हैं, तो उनकी सहायता के लिए तथा उनसे संबंधित जो शिकायतें आती हैं उनके समाधान करने के लिए ये चैंपियंस नाम का पोर्टल लॉन्च किया है सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। अगर बात करें यहाँ पे या ये जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम है, इसी से अगर बात करें तो भी कुछ समय पहले सिडबी जो बैंक है जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में है। तो सिडबी बैंक के द्वारा जो सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय मध्यम उद्यम होते हैं, तो इन उद्यमों के लिए एक ऋण योजना की शुरुआत भी की थी सिडबी बैंक ने, और वो उस ऋण योजना का नाम था सेव प्लस ऋण योजना। ठीक, तो ये योजना चलाई गई थी सिडबी के द्वारा, जो कि सूक्ष्म उद्योगों के लिए लोन प्रोवाइड करने से संबंधित थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब ने 1 जुलाई से वैट को 5% से बढ़ाकर कितने % करने की घोषणा की है? तो सऊदी अरब 1 जुलाई से जो वैट लगता था 5% उसके देश में, अब ये 5% से बढ़ के हो जाएगा 15%, मतलब कि 10% की इसमें वृद्धि की गई है। और ये कब से लागू होगा? तो 1 जुलाई से लागू होगा, 1 जुलाई 2020 से। और वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। अगर बात करें अब सऊदी अरब की, क्योंकि ये सऊदी अरब ने किया है, तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, मुद्रा है रियाल, और किंग है सऊदी अरब के सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। और हाल ही में मैं आपके लिए बताऊं, जो G20 जो समूह है, G20 ग्रुप की जो मेजबानी है इस वर्ष की, वो सऊदी अरब के ही पास है। और G20 से संबंधित जितने भी इवेंट का आयोजन किया जा रहा है उसकी अध्यक्षता सऊदी अरब के ही द्वारा की जा रही है। और अभी
ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई थी, सऊदी अरब ने ही अध्यक्षता की थी। उसमें जो भारत के लिए ऊर्जा खपत का प्रमुख केंद्र भी घोषित किया गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में 9 मई को किस योजना ने 5 वर्ष पूरे किए हैं? तो 9 मई के लिए 5 वर्ष पूरे किए हैं अटल पेंशन योजना ने, और ये योजना 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कोलकाता से लॉन्च की गई थी। और इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के जो आयु वाले जो व्यक्ति हैं वो उसमें शामिल हो सकते हैं। उसके बाद 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से 5000 रुपये की पेंशन भी दी जाती है इस योजना के माध्यम से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12वां क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार ने कितने रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो लॉकडाउन के चलते हुए और कोरोना वायरस का इतना प्रकोप चल रहा है, अपने भारत को ही ले लें तो काफ़ी प्रकोप हो गया है भारत में भी, तो इसी के चलते हुए भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही गिरावट में है, मतलब कि बहुत ही चरमरा गई है भारत की अर्थव्यवस्था। तो उसी में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने कितने रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है। और ये भारत की जो जीडीपी है, भारत की मतलब कि शकल वृद्धि दर जो है उसका तकरीबन 10% ये है। अगर मैं बात करूँ अर्थव्यवस्था में सुधार से संबंधित, तो अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपके लिए नोट कराया था कि तमिलनाडु जो राज्य है इसने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए एक समिति का गठन किया है। किसकी? तो सी रंगराजन की अध्यक्षता में। किसकी? तो सी रंगराजन जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं, इनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। और इस समिति का काम क्या रहेगा? तो तमिलनाडु राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनः कैसे पटरी पर लाया जाए। उसके बाद बात करें पंजाब की, तो पंजाब ने भी अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को वापस लाने के लिए एक समिति का गठन किया है। वो किसकी अध्यक्षता में? तो मोंटेंग सी अहलूवालिया की अध्यक्षता में। और ये समिति भी क्या करेगी? तो पंजाब राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था के लिए कैसे पुनः वापस पटरी पर लाया जाए और उसके लिए और ज़्यादा कैसे बेहतरीन बनाया जाए, तो इस पर ये सुझाव पेश करेंगी दोनों समितियां अपने अपने राज्यों के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अगले 2 वर्ष के लिए भारत के सड़क निर्माण का क्या लक्ष्य रखा है? तो अगले 2 वर्षों के लिए भारत के सड़क निर्माण का जो लक्ष्य रखा गया है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जिसके मंत्री नितिन गडकरी हैं, इनके द्वारा 15 लाख करोड़ के पैकेज से अब अगले 2 वर्ष के लिए भारत के सड़क निर्माण का कार्य किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता कौन बना है? तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन वॉच विक्रेता बना है सैमसंग। ये दूसरा सबसे बड़ा बना है। तो पहला सबसे बड़ा कौन है? तो ये है एप्पल। सैमसंग ने 19 लाख यूनिट बेची हैं। वहीं एप्पल की बात करें तो एप्पल ने 76 लाख यूनिट बेची हैं। अब सैमसंग बन गया है दूसरा और एप्पल है पहला। अगर बात करें सैमसंग के ही, तो एक क्वेश्चन लेटेस्ट में है जो कि 2 दिन पुराना ही, कि सैमसंग ने सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए हाल ही में सोफी कंपनी के साथ समझौता भी किया। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए नोट करा चुका हूँ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन में लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री रिक्लेमिंग मुस्लिम सिविलाइजेशन फ्रॉम द पास्ट पुस्तक को पढ़ने को कहा? ये एक पुस्तक का नाम है जो कि लॉकडाउन के चलते हुए ये किस देश के प्रधानमंत्री ने पढ़ने को कहा है? तो ये पाकिस्तान देश के प्रधानमंत्री जो हैं इमरान खान, उनके द्वारा आग्रह किया गया है कि पाकिस्तान राज्य के जो भी नागरिक हैं वो लॉकडाउन में इस पुस्तक के लिए पढ़ सकते हैं। हालांकि इस पुस्तक पर काफ़ी विवाद भी चल रहा है। कुछ लोगों ने ये जो पहल चलाई गई है इमरान खान के द्वारा, इसका समर्थन भी किया जा रहा है और कुछ के द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा है। तो इस पुस्तक का नाम है, एक बार मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, लास्ट इस्लामिक हिस्ट्री रिक्लेमिंग मुस्लिम सिविलाइजेशन फ्रॉम द पास्ट। ये पुस्तक है जिसके पढ़ने का आह्वान किया है किसने? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने देश के नागरिकों के लिए। बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, मुद्रा है रुपया और प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। और ये जो पुस्तक है लास्ट इस्लामिक हिस्ट्री रिक्लेमिंग मुस्लिम सिविलाइजेशन फ्रॉम द पास्ट, इस पुस्तक के लेखक है फराज अल खतीब। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो नवीनीकरण ऊर्जा जो मंत्रालय है जिसके राज्य मंत्री हैं राजकुमार सिंह, तो ये जो नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय है इसके सचिव नियुक्त हो गए हैं इंदुशेखर चतुर्वेदी, जो कि 1987 बैच के IAS ऑफिसर हैं। और इंदुशेखर जो चतुर्वेदी हैं ये स्थान लेंगे आनंद कुमार का। और आनंद कुमार
किस मंत्रालय के सचिव बन जाएंगे, तो ये जो संस्कृति मंत्रालय है उसके ये सचिव नियुक्त हो जाएंगे। तो अभी हाल ही में काफ़ी मंत्रालय के सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो ये अब बन गए हैं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव इंदुशेखर चतुर्वेदी। बात करें नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की, तो इसके मंत्री कौन है, तो राजकुमार सिंह है, जो कि राज्य मंत्री हैं। बात करें कुछ अन्य सचिवों की जो हाल फिलहाल में नियुक्त किए गए हैं, तो रवि मित्तल ये बने थे खेल सचिव, अमित खरे ये बने थे सूचना व प्रसारण मंत्रालय के सचिव, अजय तिर्की बने थे महिला व बाल विकास मंत्रालय के सचिव, गिरधर अरमाने बने थे सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सचिव। उसके बाद अरविंद कुमार सिंह बने थे सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव, मतलब कि MSME मिनिस्ट्री के सचिव अरविंद कुमार सिंह। अब बात करते हैं कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसरों की। तो कल आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था किसके द्वारा स्वचालित चिकित्सा प्रणाली विकसित की गई है, तो इसका आंसर था चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, वेस्ट बंगाल। WB का मतलब यहाँ वेस्ट बंगाल है, मतलब कि पश्चिम बंगाल। अगर मैं बात करूँ चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की, तो मैं अभी हाल फिलहाल में यहाँ से क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। कुछ समय पहले ही चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने वित्त वर्ष जो 2019 और 2020 था, इस वित्त वर्ष में सर्वाधिक रेल इंजन का निर्माण करके अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल करवाया था। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था किस वाहन कंपनी द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, तो इसका राइट आंसर था महिंद्रा। तीसरा क्वेश्चन था हिंद महासागर के द्वीप देशों की मदद के लिए भारत द्वारा चलाए गए मिशन का क्या नाम है, तो इसका नाम है मिशन सागर। चौथा क्वेश्चन था 15वें वित्त आयोग के सलाहकार परिषद के सदस्य कौन नियुक्त हुए हैं, तो 15वें वित्त आयोग के सलाहकार परिषद के सदस्य नियुक्त हुए हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। जो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 5वां क्वेश्चन था किस राज्य द्वारा सी रंगराजन की अध्यक्षता वाली समिति का गठन किया गया, तो इस समिति का गठन किया है तमिलनाडु राज्य ने। और छठा क्वेश्चन है किस इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आरोग्य संजीवनी नाम से स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की गई है, तो इसका आंसर था SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। तो आज आपसे पहला क्वेश्चन है कोविड-19 के लिए पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट जिसका नाम है कोविड कवच एलिसा का विकास किसके द्वारा किया गया है। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए बताना है किस देश में RN टैगोर मतलब कि रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर सड़क का नाम रखा गया है। तीसरा क्वेश्चन है ध्रुव नामक सैनिटाइजेशन कैबिनेट का विकास किसके द्वारा किया गया है। चौथा क्वेश्चन बताना है किस राज्य द्वारा अपने राज्य की पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। पांचवा क्वेश्चन आपके लिए बताना है किस मंत्रालय द्वारा सुरक्षा स्टोर पहल की शुरुआत की गई है। और छठा क्वेश्चन आपके लिए बताना है किसके द्वारा एनसेफ मास्क का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों ये थी आज से संबंधित सारी करंट अफेयर की जानकारी जो कि मैंने आपसे डिस्कस कर दी। दोस्तों मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो अगर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।